नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। शुक्रवार को वाराणसी से लौटने के बाद उन्होंने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी। इस मामले पर अब तक 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एक आरोपी को जेल भेजा गया है। पेपर लीक मामले को लेकर गठित की गई, वहीं इसी के साथ ही आंतरिक कमेटी द्वारा जांच भी की जा रही है। बता दें कि भर्ती बोर्ड को शाम तक 1,500 शिकायतें मिली। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिस जारी करके पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से मेल के जरिए पेपर लीक के सबूत भी मांगे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड छात्रों के आरोपियों को तमाम तरह की चीजों को गंभीरता से जांच के लिए भी तैयार है। संभावना है कि अगले हफ्ते तक बोर्ड की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। बोर्ड का यह भी दावा है कि छात्रों के हित की अनदेखी नहीं होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, ये पूरा जो मामला है लगातार देखा गया है, तमाम राज्यों में बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाती हुई नजर आई है, लेकिन अब लगातार देखा जा रहा है कि पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दावे जो तमाम तरह के सरकार की ओर से किए जाते हैं कि सख्त है, ये कहाँ है? लेकिन यह सरकार ने पूरी कोशिश की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार चाहे डीजीपी से लेकर जितने अफसर थे सब जमीन पर उतरे थे और सब काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ चूक हुई उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मामले को सीएम ने संज्ञान ले लिया और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी। अभी तक इस मामले में पूरे अपडेट ये है, अभी तक 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, एक आरोपी को जेल भेजा गया। पेपर लीक मामले में जो आंतरिक कमेटी गठित की गई थी वो भर्ती बोर्ड को कल शाम तक लगभग 1,500 शिकायतें मिली। और तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से सत्य रेणुका प्रसाद जो उन्होंने खुद कहा कि हम पूरे मामले को संज्ञान ले रहे हैं और जो छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि छात्रों का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से सख्त है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। सरकार ने उम्मीद जताई है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो कोई भी होगा इसमें सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी तक पूरी तरीके से सख्त है और जिस तरीके से मुकदमे लिखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है सरकार पूरी तरीके से सख्त है। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है, कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उसको भी ध्यान रखकर सरकार जो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और जो लोग इसमें कहीं भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करने के मूड में दिखे। तो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, पूरी तरीके से भर्ती बोर्ड ने इस मामले में ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड ने संकेत दिया कि छात्रों के हित में जो जरूरी कार्रवाई होगी उसको तत्काल किया जाएगा और असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट को संबंधित कंपनी से जवाब का भी इंतजार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन धीमे सरकार जिस तरीके से कल छात्र आंदोलित थे और छात्रों के हित की बात करती है सरकार, और हमेशा ये कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा कि कहीं कार्रवाई की जाए। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण आपने कहा कि ऐसा कैसे हो जाता है, हाँ ये कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं परीक्षा प्रक्रिया पर। तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी कोशिश होती है कि ये इस परीक्षा को पूरी तरीके से कराया जाए, साफ सुथरे से कराया जाए। लगातार सरकार चाहे सदर दस्तों की बात करें या मजिस्ट्रेट की बात करें सब रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तब इस तरीके का बवाल होता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाली भर्तियां जो हो उसमें किस तरीके से सरकार ऐसा कुछ करे कि ऐसे जो गिरोह है वो पहले ही चिन्हित कर लिए जाए। ये एक सवाल बिल्कुल आपने सही उठाया। तो नेहा, कहीं ना कहीं सरकार अब कोशिश कर रही है, लेकिन भविष्य में इस तरीके से ना हो, सरकार की किरकिरी ना हो। कौन लोग हैं जो सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं, कौन जिम्मेदार है? सिद्धार्थ, सरकार की किरकिरी से ज्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में अटका हुआ नजर आ रहा है। कल देखा गया किस तरह से प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें सामने आई, आज का उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कल तस्वीरें निकल कर सामने लगातार छात्र कह रहे थे कि परीक्षा भी एग्जाम की मांग कर रहे थे। उस मामले को संज्ञान में भी लिया गया। सरकार लगातार जब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हम छात्रों के हित का पूरा ध्यान रखेंगे और जब पूरे मामले को सीएम ने संज्ञान ले लिया तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई सबको छात्रों के साथ न्याय किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस कुछ रिपोर्टें हैं, उनका आने का इंतजार है। जो सरकार के जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं, उस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी जो लोग दोषी होंगे। जी सिद्धार्थ, जिन 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है वो कौन है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें जो एक कार्रवाई की गई है जो नकल करते पकड़ा गया था वो है, और जिसने
जो युवक पकड़ा गया उसने जो नाम बताया है उसके खिलाफ FIR की गई है। तो काफी चीजें हैं अभी, और अभी पुलिस काफी चीजें बता नहीं रही है। दर पर जांच की जा रही है, चाहे STF हो और कई एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और जांच करने के बाद जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, हमारी जो उच्च अधिकारी विभाग उनका कहना है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस समय सरकार पूरी तरीके से एक्शन के मोड में दिख रही है। और लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये तो सरकार को भी बताइए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि छात्रों को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। हर बार कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की किरकिरी कराते हैं, कौन अधिकारी हैं, कौन लोग हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण होगी देखने के लिए। सरकार आने वाली भर्ती परीक्षाओं में इस तरीके से उनकी किरकिरी ना हो, छात्रों का नुकसान ना हो, इसको लेकर क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ ज्यादा जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लड बैंक में दलाली प्रकरण की होगी जांच। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लिया। ललितपुर मेडिकल कॉलेज की घटना का संज्ञान लिया गया है। 4 सदस्यीय कमेटी की गई गठित। कमेटी को 1 सप्ताह में पूरी करनी होगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, डिप्टी सीएम ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। गैर हाजिर डॉक्टरों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, कमेटी को 1 सप्ताह में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ने आदेश दिए हैं, गैर हाजिर डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश से ब्लड बैंक में दलाली प्रकरण की जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लिया है और एक्शन में नजर आते हुए ललितपुर मेडिकल कॉलेज की पूरे मामले को लेकर एक्शन में नजर आए। 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। बता दें कमेटी को 1 सप्ताह में जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त की बड़ी खबर, गैर हाजिर डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लड बैंक में दलाली प्रकरण की जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लिया है। बता दें आपको, ललितपुर मेडिकल कॉलेज की घटना का संज्ञान लिया है और बर्खास्त करने की भी आदेश दिए हैं। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, कमेटी को 1 हफ्ते में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। और प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। लाखों की संख्या में त्रिवेणी संगम पहुंच रहे श्रद्धालु। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है स्नान का सिलसिला। स्नान पर्व के साथ ही पवित्र कल्पवास का समापन। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला। इस वक्त की बड़ी खबर, स्नान पर्व के साथ पवित्र कल्पवास का समापन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों की संख्या में त्रिवेणी संगम पहुंच रहे श्रद्धालु। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। संगम में श्रद्धालु, तमाम तरह के श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर पहुंचते और यहां पर डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ ये सिलसिला और बता दें आपको कि स्नान के साथ ही पवित्र कल्पवास भी समाप्त हो जाएगा। और आज अयोध्या दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आज अयोध्या दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद करेंगे रामलला के दर्शन। परिवार सहित अयोध्या आ रहे हैं नारायण प्रसाद। बता दें आपको, सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या धाम पहुंचकर करेंगे रामलला के दर्शन पूजन। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, अयोध्या धाम पहुंचकर करेंगे रामलला के दर्शन पूजन। नेपाल के विदेश मंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं। बता दें आपको, आज अयोध्या दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद करेंगे रामलला के दर्शन। परिवार सहित अयोध्या पहुंचने वाले हैं। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11:30 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर रामलला के मंदिर जाएंगे, उनका दर्शन पूजन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आज अयोध्या दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री अपने परिवार के साथ आज अयोध्या आने वाले हैं नेपाल के विदेश मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर,
परिवार सहित नारायण प्रसाद अयोध्या आएंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होने जा रही है। राहुल गांधी दूसरे चरण की शुरुआत मुरादाबाद से करेंगे। वहीं यात्रा की तैयारियों में जुटे कांग्रेसियों का उत्साह अब दोगुना हो गया है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आज से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ रही हैं। न्याय यात्रा मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से शुरू होकर अमरोहा और संभल जनपद जाएगी, आखिरी में अनूप शहर पहुंचेगी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी और फतेहपुर सीकरी तक इस यात्रा में साथ रहेंगी। पार्टी के अनुसार प्रियंका गांधी मुरादाबाद से यात्रा के साथ जुड़ेंगी और फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक साथ रहेंगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, दूसरा चरण शुरू होने वाला यात्रा का ये किस तरह से अहम है और प्रियंका गांधी का इसमें शामिल होना कितना अहम है? बिल्कुल, देखिए, सेकेंड फेज है न्याय यात्रा का। इससे पहले चंदौसी से रायबरेली तक न्याय यात्रा निकली थी। उसके बाद 2 दिन तक न्याय यात्रा को रोका गया था और पहले भी मुरादाबाद से शुरू होगी। इसमें आज कई ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से ये न्याय यात्रा खास है। एक तो पहली बार न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी जुड़ने वाली है, यानी राहुल गांधी के साथ आज वो भी न्याय यात्रा में रहेंगे। दूसरा ये कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि जब गठबंधन हो जाएगा उसके बाद वो न्याय यात्रा में रहेंगे। तो आज अभी अखिलेश यादव का तो साथ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इसमें रहेंगे। मुरादाबाद से ये आज न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। अभी इसमें एक पेच और फंसा हुआ है। जो न्याय यात्रा का जो रूट है, इसको प्रशासन ने संभल गोल चक्कर तक ही अनुमति दी है, क्योंकि आगे ये कहा गया है कि जो रेलवे फाटक है उसका स्थिति खस्ता है, वहाँ दिक्कत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस इसी रूट से जाने पर अड़ी हुई है, तो हो सकता है आज वहाँ भी कुछ रास्ता किसी प्रशासन और कांग्रेस के बीच में देखने को मिले। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वे भी मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंच चुके हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता न्याय यात्रा में आज शामिल रहने वाले हैं सभी पहुंच गए हैं। अब कुछ ही देर में न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। जी नागेंद्र, न्याय यात्रा का दूसरा चरण है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक समय में सबसे बड़ी पार्टी रही है पूरे देश की। आज उसको क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर अपना सीटों का बंटवारा करना पड़ रहा है, उनकी शर्तें माननी पड़ रही है। तो इस चुनाव में क्या कांग्रेस की स्थिति सुधर पाएगी? देखिए, कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के साथ उतार चढ़ाव चलता रहा है। आप देखिए कि एक समय ऐसा था जो कांग्रेस की सबसे सशक्त नेता मानी जाती थी इंदिरा गांधी, उनके वक्त में भी कांग्रेस चुनाव हारी है। उसके बाद आप देखिए कि 90s का जो वक्त था उसमें भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन 98 के बाद जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी उसके बाद फिर आप देखिए कि 2014 तक उनकी सरकार रही है। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कब पार्टी मजबूत है कुछ, लेकिन हाँ फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी कांग्रेस की नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हर राज्य में उनका दबदबा है और उनका प्रभाव गठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसे यूपी में 17 सीटों के लिए भी समाजवादी पार्टी से पूरा लड़ना पड़ा और उसके बाद 17 सीटें मिली है। तो उसी तरह से आप हर राज्य में देखिए कि जहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है वहाँ जो सीटें हैं कांग्रेस को वो उनके मन मुताबिक नहीं मिल रही है। आप हिंदी बेल्ट में आ जाइए, जहाँ जरूर
कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती है, दूसरी वहां क्षेत्रीय पार्टी नहीं हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अभी गुजरात में देख लो, वहां भी आम आदमी पार्टी ने सेंस लगा दी है और त्रिकोणीय मुकाबला इस तरह से बनाया हुआ है, जहां पहले कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर होती थी। तो जो अभी स्थिति है कांग्रेस की वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और यही वजह है कि घटक दलों के साथ उसे कम सीटों पर भी समझौता करना पड़ रहा है। जी नागेंद्र, राहुल गांधी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और देखी जा रही है कि प्रियंका गांधी उतना ज्यादा नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीते दिनों उन्होंने बीमारी का कारण दिया, अब आज से वो शामिल हो रही है, तो आगे आने वाले समय में वो और किस किस तरह से एक्टिव नजर आ सकती हैं? देखिए, अभी की यदि बात करें, जो पहले खबरें आई थी उसमें कहा गया था कि यूपी के फर्स्ट फेज में जो यात्रा शुरू होगी राहुल गांधी की, उसमें प्रियंका गांधी रहेंगी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और खुद उन्होंने एक भावुक पत्र भी लिखा था, खासतौर से रायबरेली के कार्यकर्ताओं के लिए, कि वो वहां शामिल नहीं हो पा रही है बीमारी की वजह से। लेकिन अब जबकि आज मुरादाबाद से शुरू होने वाली है न्याय यात्रा, इसमें वो रहेंगी और आगरा तक आज का जो प्रोग्राम है उसमें ये है कि मुरादाबाद से आगरा तक वो न्याय यात्रा में साथ रहेंगी। अब आगे देखते हैं कि जब अभी राजस्थान की जानी है न्याय यात्रा, तो किस तरह से क्या आगे भी वो रहेंगी या फिर जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस बार प्रियंका गांधी लड़ सकती है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही न्याय यात्रा में रहेंगी, ये अभी पार्टी की तरफ से साफ नहीं किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं, जिनके आपने होश ठिकाने नहीं है। बता दें आपको कि वे मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अरे परिवारवादियों, यूपी का भविष्य युवा बदल रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने 20 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वाराणसी में युवाओं के शराब पीने और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि मैंने वाराणसी में देखा कि युवा शराब पीकर सड़क पर लेटे हैं, जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई। जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। और सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के फतेहपुर गांव में मनचलों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने राह चलती युवती को छेड़ा और जब उसके परिवार ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप के मुताबिक युवती अपने गांव फतेहपुर खेड़ी मार्ग पर अपनी मां के साथ उपले पाथ रही थी। जैसे ही वो ट्यूबवेल पर पानी लेने के लिए गई तो वहां पर कई युवक ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और उनके साथ से छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर मचाने पर युवती के पिता और भाई मौके पर पहुंचे और जब इसका विरोध किया तो युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें युवती के पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं युवती ने कोतवाली में तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।
मैं मेरी मम्मी गोबर पाती थी, पापा और भाई दूर काम कर रहे थे हमारे से खेत में। तो जी कुछ 2 लड़के आए थे ट्रैक्टर पे, छेड़खानी करने लगे। मैं चबच्चे पानी भर रही थी, तो फिर मैंने पाव जी को आवाज लगाई, पाव जी को सुना नहीं, दूर थे पाव जी। तो वे उतर के ट्रैक्टर पे थे, मेरी ओर को चले, तो मैं बाल्टी में ही छोड़ के भाग गई पाव जी के पास में। फिर उन्होंने पापा जी के पास में जाकर मैं कुंजी भर ली पाव जी की। मैं पाव जी इस तरह बोल रहे। फिर मैंने पाव जी को कहा, फिर पाव जी उधर से आए, कहने की भाई ऐसे नहीं बोला करते, सबकी बहन माँ एक ही होगा। तो पाव जी को बोले कि खलवा मार कर मुंह फोड़ दूंगा तेरा। पाव जी बोले इतना बड़ा जोर हो रहा। फिर पाव जी भी उसके साथ मतलब तमीज से बोलोगे, पाव जी कुछ बदतमीज वर्ड नहीं कहा उन्हें। आज मामला ये होया, हम खेत में ऊपर पात रहे थे, हमारी लड़की थी, हमारे घर वाले थे, हमारा बच्चा था। खेड़ी के 2 बच्चे आए ट्रैक्टर पे, उन्हें इशाराबाजी करे लमडी से। लमडी ने मेरी आवाज हमारी, पापा देखिए बच्चे क्या गए। मुझे उनसे कहा भाई हमारा थारा मोहल्ले पड़ोस का रहना दी बच्चे थारे घर में भी होगी, ऐसा नहीं कर करते। क्या कहा था, गुस्से पत हो तो क्या करे। उसने कहा तेरे अलग में खड़वा दे। इतनी देर में एक आदमी ने मुझे फोन कर दिया, बच्चे ने पीछे 7-8 जने रोडर लट लेगा आगे आने का बना हिले दे दो तुम खेत शादी ठीक हो यार। कितने लोगों को चोट है? तीनों का है, हमारे लड़की के, हमारे लड़के के। क्या नाम है तुम्हारा? रवि है जी। आज क्या घटना हुई? जी हम खेत में थे सारे, हम पर थे दूसरे खेत में। मेरी सिस्टर मोमिंग का काम कर रही थी खेत में, गोबर पाती थी। तो 2 लड़के आए ट्रैक्टर ले गए। मैं मेरी दीदी की गलत कमेंट कर रहे थे, उन्हें छेड़े थे। फिर दीदी भाग गई, बोला पापा जी मैं देखो लड़के की क्या करे। तो पापा जी गए उठ के, बोला भाई क्या दिक्कत आता है। बोला दिक्कत तो आता है, मुँह में कलवा दे देंगे, कर दिया हुआ मैं हूँ। फिर पापा उन्हें समझाने आगे, बोला ताई माई गुआंढ की बात है, ताई बड़े हमारे बड़े कट्टे है, इतने बात कहता है। एक लड़के ने फोन कर दिया, तो पीछे तो 5-6 जने आए। आज तो ना पूछा ना कुछ, मेरे पापा की टांग पर ओढ़ माई, मैं कावे पर माया, मेरे पापा के सिर में खल पदली माई उल्टी। उनकी हालत कैसी है? उनमें भी मेरे पास जैसे फतेहपुर डोला से 3 मरीज आए थे, उनमें उनको फर्स्ट एड देने के बाद 2 जनों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर रेफर कर दिया गया है और 1 जन को फर्स्ट एड देने के बाद घर भेज दिया गया है। अच्छा, एक टांग टूट रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन बाकी जो भी होगा वो रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि क्या करना है। कैसे बताया जा रहा है कि उनके झगड़े में टूटी है? कैसे? दूर चोट के हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि झगड़े का। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को महाराजगंज में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 1,101 करोड़ रुपए के ऋण की बड़ी सौगात लाभार्थियों को दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि 2027 तक भारत दुनिया के 3 अग्रणी देशों में शामिल हो। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ निजी होटल में बैठक भी की। और बता दें आपको कि लगातार देखा जा रहा है कि सरकार इसी तरह से तमाम कार्यों को करती हुई नजर आई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर शुक्रवार को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री शाकिर अली और पूर्व विधायक मुक्तिनाथ यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए, आज स्वर्गीय शाकिर अली साहब की 4थी पुण्यतिथि है, जो बरवा मीर छापर में मनाई जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मेरे पिताजी ने पथरदेवा की जनता के लिए जो काम किया, जो संघर्ष किया, उसको मैं आगे ले जाने का काम करूंगा। और जो उनके अधूरे काम थे, जो वो अपने मन में, हृदय में जो सपना सजो के रखे थे पथरदेवा की जनता के लिए, साथियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उसको खून पसीना एक करके उस सपने को मैं मंजिल तक ले जाऊंगा, उसको पूरा करूंगा और पथरदेवा की जनता के साथ साथ पथरदेवा को पूरे देश में एक क्या कहते हैं, एक नई ऊंचाइयों पर ले जा करके।
तो उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।